अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ ऑब्स्ट्रैटिक्स एंड गायनोकोलॉजी से है, यानी मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस वक्त एज एन एसोसिएट प्रोफेसर सर्व कर रही हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस न्यू इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन और खैरुन्निसा हॉस्पिटल में करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ नीड ऑफ द टाइम, दैट इज़ ओबेसिटी एज वेल एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का चोली दामन का साथ है तो ये कुछ गलत नहीं है, बिकॉज 70% ऑफ पेशेंट्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आर ओबीस, और इन दोनों की अंडरलाइन पैथोलॉजी या मैकेनिज्म या कॉज एक ही है, दैट इज़ हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है? एक वो खातून जिसमें ओबेसिटी नहीं है, जिनका वज़न अपने नॉर्मल BMI पे है, या उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी नहीं है, तो उनके अंदर हमें कम इंसुलिन चाहिए बॉडी के काम करने के लिए। जबकि एक खातून वो हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो गया है, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनके अंदर इंसुलिन की मिकदार हमें बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस को अचीव कर सके। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की तादाद ज़्यादा बनती है। ये हार्मोन है जो लबलबा प्रोड्यूस करता है, यानी पेनक्रियास बनाते हैं, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरएंड्रोजनिज्म हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है? ये है कि मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ख़वातीन की बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है अपनी नॉर्मल शरह से, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि आजकल कॉमन है, हिर्सुटिज्म, यानी चेहरे पे और जिस्म के दूसरों हिस्सों पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारी चेहरे पे एक्नी पिंपल्स होते हैं, चेहरा ऑयली हो जाता है, सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और चूँकि ख़वातीन हम काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अपने लुक्स के बारे में, जो कि होना भी चाहिए, तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। उसके अलावा हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से FSH और LH जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से अंडा अपने साइज़ को नहीं अचीव कर पाता। ये छोटी छोटी पानी की थैलियों की सूरत में ओवरी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, वो प्रेगनेंसी में दुश्वारी होती है क्योंकि अंडा अपने प्रॉपर साइज़ को नहीं जाता। उसके अलावा जब अंडा नहीं बनेगा तो और हार्मोन्स पे प्रॉब्लम आती है और पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ और इंटरलिंक्ड। आजकल ओबेसिटी एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम साउथ एशियन रीजन का एटलीस्ट एपिडेमिक बन चुका है। दोनों की इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ओबेसिटी की शरह अब तक ऑलमोस्ट 30% तक चली गई है, और इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये भी ऑलमोस्ट 30 to 35% तक चला गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ऑलमोस्ट डेली मेरे क्लिनिक में 5-7 पेशेंट्स ऐसे ज़रूर आते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिनको हिर्सुटिज्म होता है, और फाइनली वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज हो जाता है। हम में से अभी तक ये कोई नहीं जान पाया कि पहले ओबेसिटी हुई या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हुआ। हम में से ये बात कोई नहीं अभी तक जान पाया। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जब ख़वातीन अपना वेट गेन कर लेती हैं, तो वो ख़वातीन जिनमें कि PCOS होने की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उनमें PCOS की इलामात बढ़ जाती हैं। इसी तरह वो ख़वातीन जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऑलरेडी होता है और वो अपना वेट पुट ऑन कर लेती हैं, उसमें उनकी इलामात ज़्यादा उभर के सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो प्रूव ये हुआ कि चाहे ओबेसिटी पहले थी या ओबेसिटी बाद में आई, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स को इन्हांस करती हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसको वेट रिडक्शन की एडवाइस करें। इवन वो 30% फीमेल्स जिनमें के वेट नॉर्मल भी है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि यू नीड टू मेंटेन योर BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन कीजिए, इसको बढ़ने ना दीजिए। मेरा एक टिपिकल जुमला है PCOS के पेशेंट्स जो 20 होते हैं, नंबर 1 ट्रीटमेंट फॉर यू इज़ वेट रिडक्शन, नंबर 2 ट्रीटमेंट फॉर यू इज़ वेट रिडक्शन, नंबर 3 ट्रीटमेंट फॉर यू इज़ वेट रिडक्शन, और उसके बाद कोई दवाई काम करेगी। और मैं अपने ये हर PCOS के पेशेंट को जो 20 है ये एडवाइस करती हूँ। अब ओबेसिटी को, अब आजकल एक ओबेसिटी का एक बड़ा एक वो बन चुका है, सब इसको एक डिलेमा के तौर पे ले लेते हैं। अच्छा, अब क्या करें, कैसे कम होगा? इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, लेकिन ये कम हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम एडवाइस करते हैं डाइट। अब आजकल हमारे सामने है, हमारे बच्चे जो हैं वो जंक फूड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं,
एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, गैजेट्स उनके हाथों में हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाता है। इन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। हम डाइट और एक्सरसाइज को इम्प्रूव करें, यानी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चीनी से बनी हुई अशिया, मशरूबात, इस तरह की चीज़ें छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फ्रूट्स के ज़रिए अपने कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा करें, प्रोटीन की इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा करें, तो हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। डाइट रिस्ट्रिक्शन करें, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। 35 to 40 मिनट्स डेली हमारी एक्सरसाइज हो तो इट कैन रियली हेल्प अस इन लूजिंग अ वेट। उसके बाद लाइफस्टाइल है, ओवरऑल लाइफस्टाइल है। हमें पता है हमने सड़क के कोने तक जाना है, रादर देन गोइंग ऑन अ कार वी कैन गो ऑन अ फुट। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस इन रिड्यूसिंग अ वेट। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई घर से बाहर ही जाना है, वॉक ही करनी है, जिम ही जाना है। ये बड़ा आजकल है कि जी जिम नहीं जा सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ये जो गैजेट्स मौजूद हैं, इसी पे ही यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज लगा के की जा सकती है, कोई योगा किया जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ अवेलेबल। हाँ जी, लेकिन हमें पता है कि ओबेसिटी हमारी जेनेटिक्स में भी है। ओबेसिटी हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन की जेनेटिक्स में भी है। सो कई दफ़ा एक्सरसाइज और डाइट हम फीमेल्स में हेल्प नहीं कर रहा होता हमारे वेट रिडक्शन के लिए। सो फीमेल्स डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं कि जी हम इतनी डाइट कर रहे हैं, हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लूजिंग वेट। सो दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कि अगर उनको ये डिप्रेशन होती है तो उससे बचाव के लिए उनको ज़रूरी है कि अपने हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, बिकॉज अब मेडिकेशंस मौजूद हैं रेजिस्टेंट ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, जो डाइट और एक्सरसाइज से ट्रीट नहीं होती। इसका ये नहीं मतलब कि हम डाइट और एक्सरसाइज ना करें और सीधा मेडिकेशंस पे चले जाएं, क्योंकि मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, चाहे वो कोई भी मेडिकेशन हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन आवर डाइट एंड एक्सरसाइज, एंड देन इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग देन वी कैन मूव टुवर्ड्स मेडिकेशन। मेडिकेशन में सिंपल मेडिकेशंस भी आ जाती हैं जो खाली इंसुलिन रेजिस्टेंस को लो करती हैं। अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो 20 फीमेल्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, लेकिन वो एपेटाइट सप्रेसेंट भी होता है, तो किसी हद तक हमारे वेट को भी रिडक्शन करता है। लेकिन उसके अलावा भी हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास और भी एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस भी हैं जो कि दी जा सकती हैं वेट रिडक्शन के लिए। अब अगर इससे भी काम नहीं बन रहा, वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, BMI बहुत बढ़ गया है, 40 से ऊपर है या 35 से ऊपर है, लेकिन फीमेल में कॉम्प्लिकेशन है, तो सर्जरीज भी मौजूद हैं। सो आज का मेरा टेक होम मैसेज है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर लाइफस्टाइल। हमें थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है, हमें अपने खुराक को देखने की ज़रूरत है, जंक फूड को अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ओबेसिटी बज़ाते खुद एक डिजीज़ है और उससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और PCOS वन ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन है, और ये एक काबिल इलाज चीज़ है। अगर हम अपनी ओबेसिटी को प्रिवेंट कर लें और इसको ट्रीट कर लें तो हम PCOS को भी ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।